हेलो एवरीवन, मैं ज्योति ओलानी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, कल हमने जो लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने बताया था कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, आज हम आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केंद्रक के बारे में। ठीक है, तो केंद्रक की संरचना, केंद्रक की डेफिनेशन, केंद्रक के जो भी कार्य हैं, इसके क्या क्या संरचना में कौन कौन से मुख्य पार्ट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक को कोशिका की सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसी कारण इसको कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। नियंत्रण कक्ष या नियंत्रण करने वाला कौन होता है? जिसके अंडर सारे डिसीजन होते हैं, सारे कार्य जिसके अंडर होते हैं। ठीक है, घर में भी नियंत्रण करने वाला कौन होता है? जो सबको आदेश देता है, जिसके अंडर सारे काम होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से केंद्रक भी कोशिका का कंट्रोल रूम होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगी? कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ प्राय बीच में गोल आकृति का तथा गहरे रंग का विशेष भाग होता है, जिसे केंद्रक या नाभिक कहते हैं। गोल आकृति का तथा गहरे रंग का विशेष भाग स्पेशल तो होता है क्योंकि ये कंट्रोल रूम होता है। पूरी कोशिका की जो भी कार्य की होती है, सारे कार्य की कोई नियंत्रित करता है। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, परंतु कुछ पौधों की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। सामान्यतः इसमें लिखा है एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उनको सीनोसाइट्स कहते हैं, अथवा बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं को सीनोसाइट्स कहते हैं। अब देखिए, एक ही बात है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे? बहुकेंद्रकी। ठीक है, तो इसका मतलब है बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं को सीनोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। कुछ कोशिकाओं जैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, इन्हें एन्यूक्लिएटेड कहते हैं। जो आरबीसी होती है मनुष्यों में, जीवों में, उनमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, केंद्रक विहीन होती है आरबीसी। लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा की जो आरबीसी होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाए केंद्रक किन किन आकृतियों का होता है, ये हमने क्वेश्चन के रूप में बताया आपको, केंद्रक किन किन आकृतियों का होता है, या फिर आप एक टॉपिक भी डाल सकते हैं, शेप्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब बताइए केंद्रक किन किन आकृतियों का होता है। केंद्रक गोलाकार, अंडाकार, चपटा, सेम के बीज जैसा आदि आकृतियों का होता है। अलग अलग जीवों में केंद्रक की आकृति भी अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखिए केंद्रक की संरचना के बारे में पढ़ते हैं हम। तो केंद्रक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रत्येक केंद्रक 2 झिल्लियों के आवरण से बना होता है, जिसे केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रत्येक केंद्रक 2 झिल्लियों के आवरण से बना होता है, जिसे केंद्रक कला कहते हैं। यह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन की, लिपोप्रोटीन से मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्रत्येक इकाई झिल्ली, मतलब जो ये दोहरी झिल्ली होती है केंद्रक की, इनमें से जो एक परत है या फिर इकाई झिल्ली है उसकी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम से 90 एंगस्ट्रॉम, 75 से 90। ठीक है, इसके आगे इसकी संरचना पहले हम देख लेते हैं। केंद्रक की संरचना दोहरी होती है। ये है केंद्रक आवरण। ठीक है, इसके आगे है केंद्रक द्रव्य, जो केंद्र में प्लाज्मा भरा हुआ होता है, ये है केंद्रक द्रव्य। ये जो ऐसे उलझे हुए ऐसे रेशे होते हैं इनको बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, इसमें एक केंद्रिका पाई जाती है जो स्पष्ट दिखाई देती है, जो गहरे रंग की होती है। ये होते हैं केंद्रक छिद्र। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमने बता ही दिया था केंद्रक झिल्ली के बारे में कि यह
75 से 90 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है इकाई झिल्ली। प्रत्येक दोनों इकाई झिल्ली के मध्य 150 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। जो ये झिल्लियाँ होती हैं दोहरी झिल्ली, इसमें इस झिल्ली से इस झिल्ली के मध्य में जो ये गैप दिख रहा है ये कितना होता है, कितना चौड़ा होता है, 150 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, इसे परिकेंद्रीय स्थान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परिकेंद्रीय स्थान। आगे देखते हैं। केंद्रक कला में स्थान स्थान पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक कला में ये जो झिल्लियाँ हैं दोहरी झिल्ली, इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है ये होता है केंद्रक छिद्र। ठीक है, इनके द्वारा केंद्रक के भीतरी पदार्थों का कोशिका द्रव्य के विभिन्न पदार्थों से आदान प्रदान होता है। जो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है और जो भी इसमें सब होता है, खाद्य पदार्थ वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया से भोज्य पदार्थ बनते हैं, ये सब जो भी इसमें होता है केंद्रक द्रव्य में, वो सारा कोशिका द्रव्य से परस्पर क्रिया करके रहता है, परस्पर संबंध बनाए रखता है। किसके द्वारा? इस जो ये केंद्रक छिद्र होते हैं इनके द्वारा। ठीक है, आगे अब हम पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? केंद्रक द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव्य को केंद्रक रस या न्यूक्लियर सैप या कैरियोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, इसमें आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स व खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा तंतुओं का जाल फैला होता है जिसे क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। अभी हमने बताया था जो रेसे होते हैं, धागेनुमा तंतु होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन तंतु। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये केंद्रक के बारे में शॉर्ट नोट पूछे या कोई बड़ा क्वेश्चन भी आए तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, सेल बायोलॉजी में आपसे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें शॉर्ट नोट पूछेगा, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बड़ा क्वेश्चन होगा। तो शॉर्ट नोट में 3-4 टॉपिक दिए हुए होंगे, उनमें आप ये कर सकते हैं। आपको नोट्स बहुत अच्छे से लिखवाए गए हैं, तो ये आप लिख देंगे तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए केंद्रिका। केंद्रिका न्यूक्लियोलस, इसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक में प्राय 1 से 3 स्पष्ट गोलाकार सघन रचनाएं होती हैं जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, कभी 1 भी होती है, कभी 2 भी होती है, कभी 3 भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्याज में 1 से अधिक केंद्रिका उपस्थित होती है। केंद्रिका एक छोटी व गोल रचना के रूप में होती है। केंद्रिका में आरएनए तथा प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसके आगे केंद्रिका का मुख्य कार्य राइबोसोम्स बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए या फिर इसको बोल सकते हैं हम आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए का संश्लेषण करना होता है जो कि प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर राइबोसोम बनाती है। इसी कारण केंद्रिका को राइबोसोम के उत्पादन की मशीन भी कहते हैं। देखिए, केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम्स बनाने के लिए राइबोसोमल आरआरएनए का संश्लेषण करती है। आरआरएनए का संश्लेषण करती है जिससे राइबोसोम्स का निर्माण होता है। केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में, केंद्रिका के अंदर। इसीलिए इसको केंद्रिका को राइबोसोम्स के उत्पादन की मशीन बोला जाता है, क्योंकि राइबोसोम का उत्पादन कहाँ होता है? केंद्रिका के अंदर। ठीक है, इसके आगे अब हम पढ़ते हैं क्रोमेटिन तंतु। क्रोमेटिन तंतु क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। देखिए, गुणसूत्रों का कार्य क्या होता है? क्रोमेटिन थ्रेड्स। केंद्रक द्रव्य में सूक्ष्म तंतुओं का एक जाल फैला होता है जिसे क्रोमेटिन तंतु कहते हैं, जो धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय ये तंतु अपेक्षाकृत मोटे और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इन्हें गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम कहते हैं। जब कोशिका नॉर्मली इनका कोई
ये नॉर्मली पड़े रहते हैं केंद्रक में, लेकिन जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये तंतु नॉर्मल से ज़्यादा मोटे, नॉर्मल साइज से अधिक मोटे हो जाते हैं और स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। इन्हें गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। क्रोमेटिन तंतु न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमेटिन तंतु किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए और आरएनए के आधार पर भी अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। इनको देखिए। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। देखिए, क्रोमेटिन तंतु में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए पाया जाता है, अर्थात डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है और राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। देखिए, जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है? क्रोमेटिन तंतुओं में, या फिर बोला जाए तो गुणसूत्रों में पाया जाता है डीएनए। लेकिन और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। ठीक है। लेकिन आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है केंद्रक में भी पाया जाता है आरएनए, और कोशिका द्रव्य में भी, मतलब केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है और केंद्रक के बाहर भी आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं तथा जीवन के लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। ठीक है। वास्तव में इन्हीं गुणसूत्रों पर डीएनए तथा डीएनए पर जीन्स पाए जाते हैं और ये जीन्स आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। कई बार क्या, हमेशा ऐसा ही होता है कि माँ बाप के लक्षण उसकी संतान में आ जाते हैं, कई बार दादा दादी के लक्षण आ जाते हैं, कई बार परदादा के लक्षण आ जाते हैं। तो वो कैसे आते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे गुणसूत्र जो हमारे ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हो सकता है कोई भी एक लक्षण जो मेन हो वो लक्षण अपना प्रभाव दिखाने लग जाए, किसी भी पीढ़ी में दिखाने लग जाए, तो फिर वो जो जिस भी वंशज का जो वो लक्षण होगा वो उस संतति में दिखाई देगा, चाहे वो दादा दादी के साइड का हो या फिर वो नाना नानी के साइड का हो। ठीक है। तो गुणसूत्र किसी भी साइड के इफेक्ट दिखा सकते हैं अपना। ठीक है। उसके बाद जो एक बात और, जो गुणसूत्र से कैसे पता चलता है कि ये कौन से पीढ़ी का है या फिर कौन से परिवार से, ये भी पता चल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी के दादा परदादा का डीएनए उसके पोते पड़पोते के डीएनए से मैच किया जाए तो पता चल जाता है डीएनए से कि ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है। आगे देखिए, केंद्रक के क्या क्या कार्य होते हैं। कोशिका के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है, जैसा हमने पढ़ा था अभी। इसी कारण केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं। ठीक है, हो गया था ये। आगे है, केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। यह जीव के लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है। अभी हमने बताया था कि डीएनए, क्रोमेटिन तंतुओं पर डीएनए पाया जाता है और डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं। जो जीन्स होते हैं वो आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है। यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, जिससे कोशिकाओं की संख्या में तथा जीव के शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये कोशिका विभाजन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ये जो केंद्रक है यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। और कोशिकाओं की संख्या में तथा जीव के शरीर की वृद्धि होती है। जैसे जैसे कोशिकाओं में विभाजन होता जाएगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, तो जीव के शरीर में तो ऑटोमेटिक वृद्धि होती ही जाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो केंद्रक का कार्य क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना, और जिससे कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और जीव के शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, पूरा पढ़े,
अच्छे से पढ़ें। अगर आपके एग्ज़ाम में ये आता है तो आप ऐसे के ऐसे लिख के आ सकते हैं, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अच्छे से नोट्स को पढ़ लें। और अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने बताया था, हर वीडियो में बताती हूँ मैं कि मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें टेलीग्राम चैनल पर, फिर मैं आपको लिंक भेज दूँगी टेलीग्राम चैनल का, तो आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको PDF मिल जाएगा। यूनिट बाय यूनिट आपको सारे PDF मिलेंगे, पूरे सिलेबस का एक साथ PDF नहीं मिल सकता, ठीक है। थैंक यू।